नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है अपने YouTube चैनल डॉक्टर मणि में। दोस्तों, आज हम आपको कुछ आईवी फ्लूइड के बारे में बताने जा रहे हैं जिसका डॉक्टर सबसे ज़्यादा प्रयोग करते हैं। और यह आईवी फ्लूइड आपको कब चढ़ाना चाहिए, कौन सा आईवी फ्लूइड किस बीमारी को होने पर चढ़ाया जाता है। दोस्तों, अगर अभी तक आप डॉक्टर मणि चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो बेल आइकन वाला बटन दबा करके चैनल को सब्सक्राइब कर ले, फॉलो कर ले, ताकि आपके बीच में और भी अच्छी वीडियो हम लाते रहें। दोस्तों, आज हम बात करते हैं एनियस, उसके बाद D5, DNS, RL, इसके बाद एक आता है हेमासिल, लास्ट में हेमासिल आपका आता है। तो सबसे पहले जानते हैं कि इसमें से कौन सा है जो आईवी फ्लूइड रहता है, इसे डॉक्टर कब चढ़ाते हैं और कब चढ़ाना चाहिए। दोस्तों, चलिए जानते हैं कि एनियस जो है, यह है आईवी फ्लूइड जो होता है, यह है आपका 100 ml में भी आ जाएगा, उसके बाद आपका 200 ml में भी आ जाएगा, 500 में, 1 लीटर में, 2 लीटर में भी ये सब एनियस आईवी फ्लूइड जो होता है वो आता है। इसको डॉक्टर सबसे ज्यादा कब चढ़ाते हैं कि जब आपका मान लीजिए बहुत ज्यादा आपके शरीर में वीकनेस हो जाता है। ये वीकनेस होता क्यों है? मान लीजिए आपको डायरिया हो गया, पेचिस हो गया, उसकी वजह से आपके शरीर में एकदम कमजोरी महसूस होने लगती है, तो उतने समय डॉक्टर आपको एनियस चढ़ाते हैं। एनियस में है क्या? इसमें सोडियम है, जिसमें अगर मान लीजिए आपकी बीपी उसमें क्या होती है, लो हो जाती है। आपको अगर डायरिया या पेचिस ज्यादा पड़ रहा है या आपको पलटी आ रहा है, 2 4 10 बार हो गया, तो उसमें आपकी बीपी लो हो जाती है। तो उतने समय यह एनियस जो आईवी फ्लूइड रहता है उतने समय लगाया जाता है। अगर आपके शरीर में बहुत ज्यादा पानी की कमी हो गई है, मान लीजिए आप आरएल चढ़ा दिए, तो उसमें आरएल चढ़ाने से आपका बॉडी जो है या आपके शरीर में जो कमजोरी हो सही नहीं होता, उसके बाद आपको एनियस चढ़ाना पड़ेगा। तो अगर आपको पता नहीं है, आप आरएल चढ़ा दिए, उसके बाद आप छोड़ दिए, तो उससे क्या होगा, उसमें आपको आधा ही रिलीफ होगा। तो उतने समय आप एनियस चढ़ा सकते हैं। यह एनियस में है क्या? यह एनियस जो है, इसमें 0.9% सोडियम क्लोराइड रहता है, जो अगर मान लीजिए आपका एक्सीडेंट हो जाता है या आपका घाव कट जाता है या कुछ भी रहता है, उसमें धुलने के काम आता है, क्योंकि इसमें साल्ट होने की वजह से आपका घाव जो रहता है वो बहुत जल्दी पूरा होता है या भरने लगता है। तो उतने समय आप एनियस का प्रयोग इन सब चीजों में आप कर सकते हैं। और इसके साथ साथ अगर मान लीजिए आपको शुगर है या आप डायबिटीज के पेशेंट हैं, तो उतने समय अगर उनको आप D5, D10 या कोई भी डेक्सट्रोज के टाइप का इंजेक्शन वो आईवी फ्लूइड चढ़ा देते हैं, तो उनका क्या रहता है, मान लीजिए बीपी तो अगर लो है तो उसको चढ़ा देंगे तब तो ठीक है, कवर कर लेगा। अब मान लीजिए उनका जो डायबिटीज बढ़ा है, तो उतने समय अगर डेक्सट्रोज 5% या 10% आप चढ़ाते हैं, 20% चढ़ाते हैं, उतने समय उनका हालत खराब हो जाएगा या उनकी मृत्यु भी हो सकती है। उतने समय अगर डायबिटीज के पेशेंट हैं, तो उतने समय आप एनियस का प्रयोग आप कर सकते हैं, क्योंकि ये नॉर्मल है, इसमें है कुछ नहीं, केवल सोडियम है। तो उतने समय आप शुगर के पेशेंट को या डायबिटीज के पेशेंट को एनियस आप चढ़ा सकते हैं। दोस्तों, चलिए बात करते हैं आरियल का। ये आरियल नाम क्या क्यों पड़ा? इसमें रिंगल लैक्टेट, इसका जो फार्मूला है या फुल फॉर्म है, ये रिंगल लैक्टेट है। यह एक सबसे अच्छा सलाइन माना जाता है या आईवी फ्लूइड माना जाता है। डॉक्टर इसको सबसे ज्यादा यूज करते हैं मरीजों पे, क्योंकि इसमें पोटेशियम हो गया, कैल्शियम है, क्लोराइड हो गया, सोडियम हो गया, इसके साथ साथ कार्बोनेट हो गया। इतने सारे इस आरएल में, रिंगल लैक्टेट जो आईवी फ्लूइड है, इतने सारे कंटेंट आपको मिल जाएंगे। उस समय इस आरएल को या रिंगल लैक्टेट जो आईवी फ्लूइड आता है, डॉक्टर आपको चढ़ाते हैं। मान लीजिए ज्यादा आपका लूज मोशन हो गया या आपको डायरिया हो गया, आपको पलटी हो गया, बहुत ज्यादा आपको वीकनेस महसूस हो रहा है या आपको चक्कर आ जा रहा है, तो उतने समय डॉक्टर इस आरएल को सबसे ज्यादा यूज करते हैं। तो उतने समय अगर आपको यह सब समस्या रहती है, तो उतने समय डॉक्टर आपको आरएल यूज कर देते हैं, जिससे आपकी ये सब समस्या जो रहती है वह सही हो जाती है। अब चलिए बात करते हैं डीएनएस का। डीएनएस जो है, यह है डेक्सट्रोज और नॉर्मल सलाइन जो है, इसमें आपको शुगर के साथ साथ हल्का साल्ट इसमें मिल जाता है, इसमें नमक की मात्रा रहती है। तो इसमें उतने समय सब ज्यादा यूज किया जाता है जब आपको डायरिया, पेचिस या बार बार पलटी हो जाए, तो उसमें क्या होता है, आपके शरीर में डेक्सट्रोज की कमी हो जाती है, यानी शुगर की कमी हो जाती है और साल्ट की, सोडियम की कमी हो जाती है। तो उतने समय भी डॉक्टर आपको यह सबसे ज्यादा यूज करते हैं। आरएल के बाद डीएनएस आपको यूज करते हैं। और अगर आपको भूख नहीं लगती है, ज्यादा 3 4 दिन से आप भोजन नहीं करते हैं या आपको सर्दी जुकाम हो गया, तो उतने समय डॉक्टर आपको यह डीएनएस चढ़ा देते हैं कि मान लीजिए आपको शुगर की कमी हो गई है और साल्ट की कमी हो गई है, आपके शरीर से सब निकल चुका है, तो उतने समय यह डॉक्टर आपको डीएनएस चढ़ाते हैं। दोस्तों, डेक्सट्रोज जो 5% 10% आता है, उसे कब चढ़ाया जाता है मरीजों को? जब उनके शरीर के अंदर से शुगर लो हो जाता है,
जब उनका ज्यादा तबीयत या अचानक वह गिर जाते हैं चक्कर खा करके, तो वह डॉक्टर के पास जाते हैं। डॉक्टर सबसे पहले उनका तो शुगर चेक करते हैं कि उनका शुगर कितना है। तो अगर उनका शुगर 60 से नीचे है या 40 से अगर नीचे आ जाता है, तो उतने समय डॉक्टर आपको D25 यह तेजी से आपके शरीर में वह चढ़ाते हैं। IV की सेट के माध्यम से यह जो फ्लूइड होता है उसे चढ़ाते हैं, जिससे आपके शरीर में जो भी शुगर की कमी हो गई है तो उसे वह पूरा जल्दी से कर देता है। और अगर मान लीजिए 60 से आपके बीच में है, 40 से नीचे नहीं है, तो वहीं आपको D10 या D5 चढ़ा करके आपके शरीर के अंदर शुगर की जो भी कमी है उसे पूरा कर देते हैं। अगर बहुत ज्यादा शुगर कमी हो जाता है, आप गिर जाते हैं, आपको उतना होश नहीं रहता है कि आप कुछ बोल पाए, तो उतने समय डॉक्टर सबसे पहले आपका शुगर चेक करेंगे। करने के बाद आपको D25 डेक्सट्रोज 25 आपको तुरंत IV के माध्यम से या जो आता है D25 फ्लूइड उसे चढ़ाते हैं, जिससे आपका जो भी तबीयत खराब है वह सही हो जाता है। या जिस पेशेंट को मान लीजिए शुगर है, किसी भी पेशेंट को अगर शुगर है तो उनको डेक्सट्रोज नहीं लगाना है। जिस IV फ्लूइड में डेक्सट्रोज मात्रा है, उस पेशेंट को आप डेक्सट्रोज का कोई भी बॉटल आप ना लगाएं। नहीं तो मान लीजिए उनकी शुगर कम है तो मान लीजिए वह सही हो जाएंगे, लेकिन अगर उनका शुगर हाई है या बढ़ता है तो उतने समय आप परेशान हो जाएंगे, उनका तबीयत खराब हो जाएगा और हो सकता है उनकी मृत्यु। तो उतने समय ध्यान दें कि अगर उनको शुगर हो तो डेक्सट्रोज का कोई भी IV फ्लूइड उनको ना चढ़ाएं। जितने भी डायबिटीज के पेशेंट हैं, अगर उनके शरीर के अंदर पानी की कमी हो गई है तो उनको सबसे बेस्ट ऑप्शन है कि उनको NaS ही चढ़ाया जाए, जिससे अगर NaS का प्रयोग आप कर रहे हैं तो उनको कोई भी दिक्कत नहीं होगा। तो उतने समय आप NaS का प्रयोग करें ताकि उनको कोई भी दिक्कत ना हो। दोस्तों चलिए जानते हैं कि किन मरीजों को IV फ्लूइड नहीं चढ़ाना चाहिए या सलाइन नहीं लगाना चाहिए। दोस्तों, जिन मरीजों का मान लीजिए BP हाई हो, उन मरीजों को आप कभी भी गलती से आप IV फ्लूइड का प्रयोग ना करें, क्योंकि उनकी BP जो रहेगी, अगर आप IV फ्लूइड उसमें लगाते हैं उसमें साल्ट की मात्रा रहती है, तो उनकी BP जो है वह ऑटोमेटिक और भी बढ़ने लगेगी, तो उनकी हालत खराब हो जाएगी। तो उतने समय अगर किसी भी पेशेंट का ब्लड प्रेशर हाई हो तो उतने समय कोई भी IV फ्लूइड का आप प्रयोग ना करें। जिसमें आपको सोडियम क्लोराइड अगर दिख रहा है तो उन पेशेंट को यह आप IV फ्लूइड ना चढ़ाएं, क्योंकि अगर सोडियम क्लोराइड वाला IV फ्लूइड आप चढ़ाते हैं तो उनका BP और भी हाई होगा। तो उतने समय ध्यान दें कि जिसका BP बढ़ा हो तो उतने समय यह IV फ्लूइड आप ना चढ़ाएं। चलिए लास्ट में बात करते हैं हेमासिल। हेमासिल सबसे ज्यादा डॉक्टर डरते हैं उसको चढ़ाने में, क्योंकि हेमासिल जो है यह बहुत ज्यादा लोगों को रिएक्शन करता है, यह बहुत हाईली IV फ्लूइड है, इसलिए डॉक्टर सबसे ज्यादा बचते हैं कि यह हेमासिल IV फ्लूइड चढ़ाने के लिए। यह सब बेस्ट तो है ही, इसमें आपको अलग से कोई भी इंजेक्शन आपको डालना नहीं पड़ता है। बाकी जो अदर रहते हैं IV फ्लूइड उसमें डालना पड़ता है, इसमें जो हेमासिल का जो आता है इसमें अलग से आपको कोई भी इंजेक्शन इंसर्ट नहीं करना रहता है, यह बना के ही आता है। उसमें सभी इंजेक्शन जो भी जरूरत रहता है उसमें मिला के आता है। इसीलिए अगर आपको बीमारी दूसरी है उसमें आपको हेमासिल चढ़ा दिया जाए तो बहुत जल्दी आपको अटैक करेगा। इसलिए ध्यान रहे कि हेमासिल चढ़ाने से पहले उनसे पता कर ले कि कभी चढ़ा है कि नहीं चढ़ा है। अगर नहीं चढ़ा है तो उसको एक बार चेक कर लें, उसके बाद ही हेमासिल का प्रयोग करें। दोस्तों, आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो आपको पसंद आया है तो डॉक्टर मणि चैनल को फॉलो शेयर सब्सक्राइब करते रहें, ताकि आपके बीच में और भी अच्छी अच्छी वीडियो लाते रहें। देर ना करते हुए वीडियो को ही विराम देते हैं। जय हिंद, जय भारत।